वेलकम बैक नाजरीन। तो जल्दी से अपनी जो टॉप स्टोरीज हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ये कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन इस वक्त सबसे टॉप पर हैं। पहले मरले के इंतखाबी नताइज में अब तक मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी पर बढ़तरी हासिल है, लेकिन मुकाबला बड़ा क्लोज चल रहा है। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन ही मुतनाज़ करार दे दिया है। जियाले कारकुन के कत्ल का इल्जाम भी नून लीग पर लगा दिया। तो बहरहाल ये चलता रहता है इस किस्म के मामलात में। दूसरी जानिब आगे बढ़े और आपको ये भी बताएं कि राना सनाउल्लाह ने सादा अक्सरियत मिलने की उम्मीद लगा ली। कहा किसी और जमात को भी साथ मिलाना पड़ा तो मिलाएंगे। इलेक्शन साफ शफाफ हुए, लेकिन बिलावल भुट्टो अभी नहीं मानेंगे। इस हवाले से भी तफसील में आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी सदर की धमकियां खत्म हो रही हैं और ना ही गोला बारूद, और ईरान से डील बहुत जल्द हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं। और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़े फौजी हमले के लिए तैयार हैं। हमारे पास बड़ा असलहा और गोला बारूद मौजूद है। हम जो कि हमेशा से बात करते हैं शफक कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी धमकी देने से बाज नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल 12% सस्ता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ मामूली सा रिलीफ मिला है। पेट्रोल सिर्फ 100 पैसे यानी 1 रुपया सस्ता हुआ, जबकि डीजल 3 रुपए 37 पैसे महंगा कर दिया गया है। हम वही बात करते हैं शफक के पता नहीं कब वो दिन आएगा जब हम अपने प्रोग्राम में कहेंगे कि आज पेट्रोल 50 रुपए 80 रुपए सस्ता हो गया। हम उम्मीद यही करते हैं कि शायद वो दिन जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि वेस्ट इंडीज को दूसरी इनिंग्स में 155 रन की बढ़तरी हासिल है। पहले टेस्ट में तीसरे दिन का जो खेल है वो खत्म हो चुका है और मेजबान टीम की 7 विकेटें गिर चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अब सबसे पहले बात करें, जैसे हमने पहले ही कहा था अपनी टॉप स्टोरी में कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जो है ना वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं। चलें जी जनाब, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। मीरपुर डिवीजन के 13 में से 7 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज समा को मौसूल हो गए हैं। कल भी दिन भर हमारी ट्रांसमिशन जारी थी, जिसके मुताबिक नून लीग ने 4 और पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में हल्का LA1 से अजहर सादिक, LA4 से चौधरी रुखसार, LA7 से चौधरी तारिक फारूक और LA9 से उमैर नईम ने मैदान मारा है। इसके अलावा हल्का LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद और LA3 से यासिर सुल्तान ने कामयाबी हासिल की है, जबकि LA10 कोटली से भी पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने फतेह हासिल की। और ये वही हल्का है जिस पर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन से पहले धांधली का इल्जाम लगाया था। अब तक मिलने वाली बढ़तरी पर लीगी मतवालों ने रात गए खूब जश्न भी मनाया है। अच्छा जी नाजरीन, ये तो थे रिजल्ट्स। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर सवालात उठा दिए हैं। मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन अभी से मुतनाज़े हो चुके हैं। इलेक्शन का अमल शफाफ होना इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा कि मुतनाज़े मैंडेट हुआ तो मसाइल हल करना मुश्किल होगा। आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम का पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है। ख्याल में ये कश्मीर की तारीख में मुमकिन है कि सबसे अहम तरीन इलेक्शन, और जब इतना अहम तरीन इलेक्शन हो रहा हो तो हमारा ख्वाहिशात कुछ ऐसे होते हैं कि जितना गैर मुतनाज़ा वो प्रोसेस रह सके, उससे इस इलेक्शन प्रोसेस को भी ज़्यादा ताकत मिलता है, और जो असम्बली मुंतखब होगा उसको भी ज़्यादा ताकत मिलता है। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं या कुछ ऐसे सूरत हाल हैं कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, उस हुकूमत को फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज को एड्रेस कर सके। हमारा मंशूर जो इस बुनियादी बात पे तय है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम को ही करना चाहिए। तो जनाब बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनके आपने इल्जामात सुने। अब इन सारी इल्जामात का जवाब आए राना साहब की जानिब से, वो क्या है वो आपको बताते हैं। राना साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को मालूम है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन शफाफ हुआ, मगर वो 10 अगस्त तक नताइज को मानेंगे नहीं। वो रेड लाइन विद तलत हुसैन के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 8 सीटों पर कामयाबी की उम्मीद हमने लगा ली है, और साथ ही वो ये भी बोले कि कभी नहीं कहा कि 11 सीटें हमारी जेब में है। मेरा ख्याल है कि वो 10 अगस्त तक इसको नहीं मानेंगे और शायद उनको सियासी तौर पे ये बात सूट करे, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है और इसको वो तस्लीम करें। हमें आज से 4 दिन पहले भी पता था, 10 दिन पहले भी पता था कि 7-8 का फिगर है। मुजफ्फराबाद का इलेक्शन मोर कंफर्टेबल होगा ये मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनके कान में किसी ने कह दिया कि जी राना सनाउल्लाह कहता है कि जी 11 सीटें मेरी जेब में हैं। ये लफ्ज़ जो है
आईए का मैं कह नहीं सकता, मेरे मुंह से कभी अदा ही नहीं हुई। एक वाकया हुआ है, बदकिस्मत वाकया, कि जिसमें जो है वो एक ही फैमिली आधी हमारे साथ है, आधी पीपल्स पार्टी के साथ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं ये हमारा कारकुन है, हमारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं नहीं वो हमारा कारकुन है। किसका कारकुन है वैसे, आपको तो पता होगा? नहीं, अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। नाजरीन, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू तो आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इंतखाबात में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया है। पीपल्स पार्टी के सदर के घर से पोलिंग बैग्स बरामद हुए हैं और नून लीग ने भिंबर में पोलिंग बैग्स को आग लगा दी। IPP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी की ये गुफ्तगू सामने आई है। उन्होंने कहा कि अवाम अब तीसरी कौम यानी कि तीसरी जो कुव्वत है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को आजमाना चाहते हैं। इन जमातों को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए ये बौखलाहट का शिकार हैं। जो रियासती वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है कि कल देखें जो पीपल्स पार्टी का सदर है उसके घर से पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग बैग्स बरामद होते हैं। आज जो कि मुस्लिम लीग नून वालों ने भिंपर के अंदर जो कि है उन्होंने पोलिंग बैग्स को आग लगा दी है, डब्बों को आग लगा दी है। उन्हें नज़र आ रहा है बेसिकली इससे पहले तक तो ये दोनों जमातें यहाँ पे साहिब इक़्तिदार रही हैं, तो पहली दफ़ा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि सिलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है और लोग एक तीसरी ताकत को, तीसरी कुव्वत को आजमाना चाहते हैं, लोग एक तीसरी पार्टी को देना चाहते हैं, तो ये जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई हुई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें और आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन हो और साथ ही साथ जो इल्ज़ाम तराशी की सियासत है ये ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर धांधली और गुंडागर्दी का इल्ज़ाम। हल्का LA9 में पीपल्स पार्टी का एक कारकुन शहीद और 3 जख्मी हो गए। नदीम अफजल चंद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा कि इलेक्शन खराब करने की कोशिश करने वाले उम्मीदवार और उनके कारिंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। मजीद बोले कि हम रियासत बचाने निकलने हैं, मुखालिफिन ने हमारा मुकाबला करना है तो मंशूर के जरिए करें। इसके अलावा सईद गनी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नजर ही नहीं आ रहा। पंजाब हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बसें देकर वोट खरीदने की कोशिश की है। बदकिस्मती से LA9 में हमारा एक वर्कर शहीद हो गया और 3 जख्मी हो गए हैं। मुख्तार यूनुस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मुतालबा है कि फौरन उस कैंडिडेट्स को और उन गुंडों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इस इलेक्शन को खराब करने की कोशिश की। और जो लोग मुकाबला करना चाहते हैं ना पीपल्स पार्टी का, वो मंशूर का मुकाबला मंशूर से करें। रियासत को बचाने के लिए निकले हैं और आप सिर्फ अपनी बसेस पे चल के और अपने जहाजों पे चल के 11-12 अरब के जहाजों पे चल के रियासत को जख्मी ना करें। AJK का जो इलेक्शन कमीशन है उसका रोल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। एक जो खातून वजीर हैं पंजाब की, वो कह रही थी कि बसें दे रहे हैं तो तोहफे नहीं हैं। हमें बहुत अच्छा लगता अगर ये बसेस जो हैं इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। ये इंतखाबात पर असरअंदाज होने की एक भोंडी तरतीब थी, एक तरीका था, वोट को खरीदने की कोशिश की गई थी। बड़ा अफसोस हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं है, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर में अगर इलेक्शन ठीक हो गए तो कश्मीर के नताइज भी GB से मुख्तलिफ नहीं होंगे और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी वहाँ बड़ी जमात के तौर पर जो है वो सामने उभर कर आएगी। नाजरीन, इलेक्शंस की बात तो हमने की, आगे बढ़ते हैं और दीगर खबर शामिल करते हैं। खैरपुर और लाड़काना में 4 बहन भाइयों समेत 7 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। खैरपुर पीर गोट के गांव में 4 बच्चे खेलते हुए लालिनवा नहर में डूब गए। जाँ बहक बहन भाइयों में 3 साल का सिराज, 5 साल की इकरा, 4 साल की बच्ची और 2 साल की पारस शामिल हैं। जबकि लाड़काना के नवाही इलाके अब्दुल समद तनियों में तालाब में नहाते हुए 3 कमसिन बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गई। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि जाँ बहक होने वाली बच्चियों में 7 साल की दुआ, 6 साल की जहरा और तंजीना शेख शामिल हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। खैरपुर और लाड़काना में 4 बहन भाइयों समेत 7 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। खैरपुर पीरगोट के गांव में 4 बच्चे खेलते हुए लालनवा नहर में डूब गए। जाँ बहक बहन भाइयों में 3 साल का सिराज, 5 साल की इकरा, 4 साल की कमज और 2 साल की पारस शामिल हैं। लाड़काना के नवाही इलाके अब्दुल समद तनियों में तालाब में नहाते हुए 3 कमसिन बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गईं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाली बच्चियों में 7 साल की दुआ, 6 साल की जहरा और तंजीना शेख शामिल हैं।
صوبیہ ہم یہ بات امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کس کرب اور کس اذیت سے بالکل گزرے ایسے، ہوں گے اور ان کے خاص گھر طور پر والے۔ ماں باپ کس کرب سے گزرے ہیں وہ تو ہم امیجن واقعی میں نہیں بالکل کر سکتے، اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ آگے دیگر جتنے بھی ہیں کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی سانحہ پیش نہ آئے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور جو دیگر نالے وغیرہ ہیں وہاں پر جانے سے گریز کریں، ان کے آس پاس جانے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین آگے بڑھتے اور بات کریں کہ اسپین اور فرانس کے جنگلات میں خوفناک آگ لگی ہوئی ہے، اور اسپین میں 8,500 ایکڑ اور فرانس کے 16,000 ایکڑ رقبہ ہے وہ جو آگ کی زد میں آ چکا ہے، ابھی تک قابو نہیں پایا جا چکا ہے۔ اور یہ مناظر بھی آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کتنی شدت سے لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی فائر فائٹرز ہیں وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے، لیکن کئی دن ہو گئے ہیں اور آگ پر قابو ابھی تک نہیں پایا جا سکا ہے۔ شفق، بالکل، اسپین اور فرانس سے اب تک 3 لاکھ افراد محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ شدید آگ اور ہیٹ ویوز ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو کہ آپ سما کی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، کس شدت کی آگ ہے، کس قدر دھوئیں کے سیاہ بادل ہیں جو کہ حد نگاہ دکھائی دے رہے ہیں، اور اس قسم کی اتنی شدید آگ میں جو فائر بریگیڈ ہے، جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے، جو ریسکیو کے اہلکار ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اس آپریشن کو مکمل کرنے میں، اور آگ پر قابو پانے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے نئی ہیٹ ویو کا انتباہ بھی جاری کر دیا۔ ظاہری سی بات ہے اس قسم کے حالات واقعات میں جب آگ لگتی ہے تو پھر اس آگ کی وجہ سے بہت زیادہ جو آپ کے ماحول ہے اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، پھر اس سے جو ہے وہ ماحول مزید زیادہ جو ہے نا وہ گرم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پہلے ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، ہیٹ ویو کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ٹاپ سٹوری میں ذکر کیا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تو قیمتیں سستی نہیں ہیں، اور ہم نے ایک لیکن امید ظاہر کی تھی، ہاں، لیکن پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی خاطر خواہ ریلیف ملا نہیں ہے۔ پاکستانی عوام ریلیف سے محروم ہیں۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی اگر بات کریں تو اس کی نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر کمی کر دی۔ اتنی بڑی کمی کیا کریں گے شہری، یہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اچھا شفق، اگر دیکھا جائے نا، پچھلے ہم نے ہفتے دیکھا کہ ہر روز پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی، روزانہ قیمتوں کے تعین کے چکر میں اس بنیاد پر بڑھی تھی، اور 4 روپے 8 روپے 11 روپے اس طرح سے قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن جب قیمت کم کرنے کی باری آئی ہے تو صرف 1 روپیہ، صرف چند پیسے، یہ کہاں کا انصاف ہے شفق؟ بالکل ایسی، اسی وجہ سے شہریوں بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو میرا خیال ہے صورتحال ایسی ہی رہے گی، کیونکہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 624 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی تفصیلات جو ہے نا وہ پینٹاگون کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ اس قسم کی تفصیلات کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی پیش رفت ہوتی ہے اور نئی تفصیلات جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ حالیہ حملوں میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 140 زخمی ہوئے ہیں، یہ اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے اعداد و شمار اتنی جلدی جو ہیں وہ جاری نہیں کیے جاتے، جیسا کہ شفق آپ نے پہلے ہی بولا ہے۔ اس کے علاوہ ہلاک 11 اہلکاروں کا تعلق آرمی، 6 کا فضائیہ اور 1 کا بحریہ سے ہے، جبکہ زخمیوں میں 461 آرمی، 86 نیوی، 58 ایئر فورس اور 19 میرین کور کے اہلکار شامل ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق تازہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں نے انسانی اور عسکری جو اثرات ہیں وہ پہلے سے زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ پھر دوسری جانب ایران کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے۔ امکان ہے اس بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم وہی کریں گے جو 2 دن پہلے کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے۔ بالکل ایسے ہی، جیسا کہ ہم نے شفق شروع میں بھی بات کی تھی کہ وہ دھمکی دینے سے باز آ ہی نہیں سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، ان کا سگنیچر سٹائل بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حوثیوں سے کوئی مسئلہ ہوا تو کارروائی کریں گے، ہمارے پاس ہر قسم کا بہت سا گولہ بارود موجود ہے، اسلحے کی کمی بھی نہیں ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑے فوجی حملے کے لیے بھی تیار ہے، جبکہ ایران کے پاس مذاکرات کے لیے وقت بہت کم ہے، ڈیل یا تو جلد ہوگی یا پھر ہوگی ہی نہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ثالثوں نے ایران پر حملے روکنے پر بھی زور دیا ہے۔ تو جیسے ہم پہلے ہی بات کرے تھے کہ بیک اینڈ فورتھ بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے عراق سے ہونے والے ڈرون حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ حملے عراقی مسلح گروپوں کی جانب سے کیے گئے تھے، جبکہ سعودی وزارت دفاع کے مطابق مشرقی علاقے اور دارالحکومت ریاض میں واقع جو تیل تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دفاعی نظام کے ذریعے تمام ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ حملوں میں کوئی جانی
या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि सऊदी वजारत दिफा ने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि ड्रोन हमलों की कोशिशें इराकी सरजमीन से की गईं। हमले में ईरान से वाबस्ता तंजीम मुलव्विस है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से भी इराक से होने वाले ड्रोन हमले की मजम्मत। बयान में कहा कि हमले सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। तो ये बड़ा ही क्लियर मैसेज जो है वो सऊदी अरब की जानिब से दिया गया है। और इसके अलावा आपको एक और अहम खबर दें आलमी मंजरनामे से ही, वो ये कि कनाडा के दारुल हुकूमत टोरंटो में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर फायरिंग का वाक़या पेश आया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट की सफ़ेद गाड़ी में सवार मुलजमान फायरिंग करके फरार हो गए, जिसकी तहकीकात अब जारी हैं। अमरीकी काउंसिल खाने के करीब 4 माह में फायरिंग का ये दूसरा वाक़या पेश आया है। तो इंटरनेशनली ये अहम खबर है कि कनाडा के दारुल हुकूमत टोरंटो में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा कैनेडियन पुलिस के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट की सफ़ेद गाड़ी में सवार मुलजमान फायरिंग करके फरार हो गए। तहकीकात का सिलसिला वो अभी जारी है। अमरीकी काउंसिल खाने के करीब 4 माह में फायरिंग का ये दूसरा वाक़या पेश आया है, तो ये एक बहुत ही इंटरनेशनली अच्छी बात नहीं तस्वुर की जा सकती शफक। इसके अलावा एक और बड़ी खबर पेरिस से, जहां जो सरफिरे शख्स ने खवातीन पर चाकू से हमला कर दिया। 3 खवातीन जख्मी हो गई, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। शहरियों और ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर ने हमला आवर को पकड़ लिया। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की टीम वाक़े की जो है वो तफ्तीश कर रही है। ये वो मनाजिर भी हैं, ये वो फुटेज है जो कि समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें वो चाकू भी नज़र आ रहे हैं जिनसे हमला किया गया था, और ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं किस तरह से एक सरफिरे शख्स ने खवातीन पर हमला किया, और फिर उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई है, तादीबी कार्रवाई, वो जारी है। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान, जहां मेजबान वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान पर 155 रन की बढ़तरी मिल गई है, लेकिन उसकी 7 विकेटें भी गिर चुकी हैं। शाहीनों को पहला टेस्ट जीतना है तो वेस्ट इंडीज को ज्यादा हदफ देने से रोकना होगा और मजीद 3 विकेटें भी जल्द लेना होंगी। पहले टेस्ट में आज चौथे दिन का खेल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। अगर पाकिस्तान 200 से कम रन पर वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर देता है तो फिर हदफ हासिल करने के चांसेस हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में बड़ी तौसीब पर गौर, टीमों की तादाद 20 से बढ़ाकर 24 किए जाने का इम्कान है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक ICC ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी है, जबकि 2032 में होने वाले टूर्नामेंट में शरीक टीमों की तादाद 20 से बढ़ाकर 24 किए जाने का इम्कान है। टीमों की तादाद 2030 के एडिशन में भी बढ़ सकती है, और रिपोर्ट के मुताबिक ICC का तवील मुद्दती हदफ T20 वर्ल्ड कप को 32 टीमों तक वुसअत देना है। जनाब, पहले घंटे के आखिर में आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान सीजन 18 के नाम से फैशन शो का इनेकाद किया गया। मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। शुरा नित नए डिजाइन के मलबूसात देखकर हैरान रह गए। बिल्कुल, शहरियार साजिद रिपोर्ट कर रहे हैं। फैशन के रंग शोबिस सितारों के संग कराची में सजी यादगार शाम। पाकिस्तान सीजन 18 के नाम से मुनक़िदा फैशन शो में मारूफ डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश की गई। मॉडल्स ने खूब जलवे बिखेरे। शोबिस सितारों ने भी रैंप पर वॉक की। अदाकारा साहिबा और सुनीता मार्शल का अंदाज सबको भाया। अच्छा लग रहा है बहुत, और काफ़ी अरसे बाद फैशन शो कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो ज़ाहिरा एक्ट्रेस हूँ तो फैशन शो बहुत कम करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कपड़े मैंने पहने हुए हैं ब्राइडल, और बैक स्टेज जिस तरह से क्योस होता है वो है, और मज़ा आ रहा है। शोबिस इंडस्ट्री के जगमगाते सितारों को देखने वाले देखते ही रह गए। हाज़रीन ने फैशन शो के इनेकाद को बहुत सराहा। शहरियार साजिद, समा, कराची। चलें जी, अच्छी रिपोर्ट तैयार की शहरियार साजिद ने। और ओवरऑल अगर हम देखें मॉडल्स के कपड़ों की, उनकी ज्वेलरी की, तो लुक डिजाइनर्स की मेहनत भी बहुत अच्छी हमें नजर आ रही है। और हमने देखा कि बड़ी मारूफ और जो मशहूर हमारी अदाकाराएं हैं वो भी इसमें मौजूद थी। फिर उसके साथ साथ मॉडल्स तो होती ही हैं, क्योंकि उनका तो काम है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा सिर्फ कपड़े नहीं शफक, ज्वेलरी अगर देखा जाए, ज्वेलरी ओवरऑल लुक एंड फील बहुत ज्यादा अच्छी लुक थी। तो चलें जी, खबर वही अंदाज ने हमें आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। सबसे पहले ताज़ा तरीन मगर बहुत ही अफसोसनाक खबर दें आपको फैसलाबाद से, जहां पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद की जान चली गई। जान बहक होने वाले का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे नईम कैसर से। नईम, बताइएगा कि ये हादसा कैसे पेश आया? तो आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद की जान चली गई है। और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में, जहाँ पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद की जान चली गई। जहाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। नईम, बताइएगा कि ये हादसा कैसे पेश आया और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है?
جی دیکھیں، یہ حادثے کا جو شکار خاندان ہے یہ میاں چنو سے فیصل آباد میں ایک فوتگی میں شرکت کے لیے آ رہے تھے اور رکشے میں یہ لوگ جو ہے یہ 228 باہمی ریوے جو ہے وہاں پر جا رہے تھے کہ راستے میں تیز رفتار مزدہ جو ہے اس کی جانب سے رکشے کو ٹکر ماری گئی ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد جو ہیں وہ موقع کے اوپر ہی جام بک ہو گئے ہیں، جبکہ 3 افراد بری طرح زخمی ہیں جن کی حالت جو ہے وہ نازک ہے۔ ان کو ریسکیو کی جانب سے ابتدائی طبی امداد کے بعد فیصل آباد کے الائن اسپتال 2 میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر ان کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت خطرے میں ہے اور جو لاشیں ہیں وہ لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور جو مزدہ ڈرائیور ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ پولیس نے اس حوالے سے کارروائی کے جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ نعیم، بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ اب کراچی سے خبر دیں، جہاں اورنگی ٹاؤن میں پولیس مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار حسن علی شہید ہو گیا۔ ہلاک ڈاکیوں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے، جبکہ ایس ایس پی ویسٹ طارق مستوی نے بتایا ہے کہ جو گشت کے دوران پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل پر سوار ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ کر دی، اور اس کے علاوہ شدید زخمی ہونے والا اہلکار حسن علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 ملزمان بھی مارے گئے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، اورنگی ٹاؤن میں کراچی میں پولیس مقابلہ ہوا، اور جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 جو ہلاک ڈاکو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ چلیں جی، ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں الیکشن کی۔ تو آزاد کشمیر الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ میرپور ڈویژن کے 13 میں سے 7 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتائج سما کو موصول ہو گئے ہیں، جن کے مطابق نون لیگ نے 4 اور پیپلز پارٹی نے 3 نشستوں پر میدان مارا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں میں حلقہ LA1 سے اظہر صادق، LA4 سے چودھری رخسار، LA7 سے چودھری طارق فاروق اور LA9 سے عمیر نعیم نے میدان مارا ہے۔ حلقہ LA2 سے پیپلز پارٹی کے قاسم مجید اور LA3 سے یاسر سلطان نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ LA10 کوٹلی سے بھی پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین نے فتح حاصل کی ہے، اور یہ وہی حلقہ ہے جس پر مسلم لیگ نون نے الیکشن سے پہلے دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔ اب تک ملنے والی برتری پر لیگی متوالوں نے رات کے خوب جشن بھی منایا۔ اس کے علاوہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے الیکشن پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ مظفر آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسی صورتحال ہے کہ الیکشن ابھی سے متنازع ہو چکے ہیں، الیکشن کا عمل شفاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متنازع مینڈیٹ ہوا تو مسائل حل کرنا مشکل ہوگا۔ آزاد کشمیر میں استحکام کا پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے۔ میں یہ کشمیر کی تاریخ میں ممکن ہے کہ سب سے اہم ترین الیکشن، اور جب اتنا اہم ترین الیکشن ہو رہا ہو تو ہمارا خواہشات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا غیر متنازع وہ پروسیس رہ سکے، اس سے اس الیکشن پروسیس کو بھی زیادہ طاقت ملتا ہے، اور جو اسمبلی منتخب ہوگا اس کو بھی زیادہ طاقت ملتا ہے۔ کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں یا کچھ ایسے صورتحال ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ اگر یہ الیکشن متنازع ہوا تو جو بھی حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہو یا مسلم لیگ کا یا جو بھی، وہ اس حکومت کو پھر اتھارٹی نہیں ہوگا، ان کا ریٹ ویسے نہیں ہوگا کہ وہ ان اہم ایشوز کو ایڈریس کر سکے۔ ہمارا منشور جو اس بنیادی بات پہ طے ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ چلیں جی، سیاست کے بعد اب کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی کی بات کریں تو مونسون اور بھارت کی آبی جاریت کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ دریا کنارے آباد مکین دریائی کٹاؤ کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ پنجاب میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، کئی علاقے پانی کی لپیٹ میں، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ فیروز والا کے قریب ٹوگیانی سے ریلوے پل بہہ گیا، لاہور سے فیصل آباد ریلوے ٹریک پر سروس معطل ہو گئی۔ ننکانہ صاحب میں دریائے راوی کے زمینی کٹاؤ نے 40 خاندانوں کو بے گھر کر دیا۔ متاثرین فلڈ ریلیف کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے جھنگ کے نشیبی علاقے متاثر ہیں۔ راشن جڑا وہ بھی ہن ساڈے کول ختم ہو رہا ہے جی، کہ جانا ہے فیملی کے ساتھ تو راستہ بند ہے، اس لیے جا نہیں سکتے، پانی ہے آگے۔ کام میں کوئی نہیں جی، کام بند ہوا پیا جی، تے چارہ چورا کوئی نہیں جی، اپنے آپ مدد کر رہے ہیں، کوئی حکومت کاش چیز نہیں دے رہی ہے۔ کبیر والا میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ لیاقت پور کے مکینوں کی بھی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں سے دریاؤں، نہروں اور سیلابی پانی سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔
चले जी जनाब, कराची चलते हैं जहां सुबह सवेरे बादल राज कर रहे हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन शहर कायद वालों को अब तक खुलकर बारिश नसीब नहीं हुई है, सिर्फ बूंदाबांदी पर ही गुजारा हो रहा है। क्योंकि कराची है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। कराची में मौसम की मज़ीद अपडेट जान लेते हैं समा के नुमाइंदे ज़ीशान मुगल से। ज़ीशान, क्या प्रेडिक्ट किया गया है, क्या फोरकास्ट बताइएगा? आज बिल्कुल कराची शहर में सुबह सवेरे काले बादलों का राज बरकरार है। कराची में सुबह सवेरे जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर आज बूंदाबांदी और फुहार पड़ने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर कायद में इस वक्त जो हवाएं हैं वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ठंडी हवाओं के बायस मौसम सुहाना और खुशगवार दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात का मजीद बताना है कि शहर कायद में आइंदा आने वाले दिनों में जो बारिश है उसका इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि कराची में जो है इस वक्त जो कि हवा में नमी का तनासब है तकरीबन 75% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज बारिश नहीं होगी, जबकि हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। कराची में तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब मानसून का तीसरा स्पेल ख़त्म होने के बाद लाहौर का मौसम गर्म और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। और उस पर सितम ये कि बिजली की लोड शेडिंग ने दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया है। लेस्को को कोई पूछने वाला ही नहीं है। पूरे शहर में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है और जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं सालिक नवाज से। जी सालिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर के मौसम की? जी बिल्कुल, मॉनसून का तीसरा स्पेल ख़त्म होने के बाद लाहौर का मौसम गर्म और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर का मौसम गर्म और धूप छाँव का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जबकि 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो महसूस किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसके तहत बारिशी पानी में नहाने, तैराकी और इसके साथ साथ कश्तीरानी पर 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की गई है। जी वेलकम बैक। एक बार फिर से पेट्रोल प्राइजेस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल 12% सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया सस्ता किया, जबकि हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपये 37 पैसे बढ़ा दिए और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे और पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर कर दी गई है, यानी ना होने के बराबर जो है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल 12% सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ ही नहीं मिला है। हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया सस्ता किया है, जबकि हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपये 37 पैसे बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 386 रुपये 83 पैसे मुकर्रर की गई है और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। और इन्हीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जो पेशावर की अवाम है और जो पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बस हो गई है। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल बम चलाने का जो सिलसिला है वो बंद करने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हामिद रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से हर कोई परेशान। पब्लिक ट्रांसपोर्टर भी रोजाना की बुनियाद पर ईंधन की कीमतों में इजाफे से नाला। जीटी रोड पर गाड़ियों की रैली निकाली। मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने और रोजाना की बुनियाद पर निर्खों का तयन बंद करने का मुतालबा किया, जबकि सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर नया किरायानामा जारी करने पर जोर दिया। ये रोजाना की बुनियादों पे हमारे ऊपर जो पेट्रोल बम बरसाए गिराए जा रहे, मेहरबानी करके इसको ख़त्म किया जाए, इसको वापस किया जाए। ये महंगाई हमें मंजूर नहीं है। इस हुकूमत के वक़्त में आया तो 300-350 पे चलती है, तो ये कहते हैं कि तो आखिर अवाम क्या करेंगे, हम तो किराए बढ़ाएंगे, अवाम क्या करेंगे।
मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो पहिया जाम हड़ताल से भी दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। ठीक है जनाब, अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया है। फैसलाबाद में कोई भी सब्जी 250 रुपए से कम पर दस्तयाब नहीं है। शहरी कहते हैं रोज़ रोज़ कीमत बढ़ाने से पॉलिसी जो है, बढ़ाने वाली जो पॉलिसी है वो बहुत ही जानलेवा है और वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है तो उसकी वजह से हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, और इसके बारे में हम मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा समा नईम कैसर से। जी नईम, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, तो इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो सब्जियों की कीमत पर पड़ रहे हैं। फैसलाबाद में कोई एक भी सब्ज़ी जो है वो 250 रुपए से कम पर दस्तयाब नहीं है। मटर 600 रुपये किलो है, शिमला मिर्च 400 रुपये किलो है, टिंडे 300 रुपये किलो हैं। तो शहरी जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनसे हम इस वाले से बात भी करते हैं। पेट्रोल की वजह से तो हर चीज़ ही बढ़ रही है, किराए बढ़ जाते हैं। किराए बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी होती है। अब सब्जियाँ देख लें, 600 रुपये से लेके 200-250 रुपये से कम कोई भी सब्जी नहीं है। देखिए, दुकानदार वो भी मनमानियाँ कर रहे हैं क्योंकि रेट लिस्टें वेज़ा नहीं हैं। तो उनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से उनको रेट लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक मंडी से चीज़ें उनको दस्तयाब नहीं होती, इस वजह से वो उस रेट के ऊपर फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो महंगाई का एक तूफ़ान है और आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 9 लाख से ज़्यादा अफराद हेपेटाइटिस बी और सी के बाइस जान की बाजी हार जाते हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आगाही की कमी और गैर महफूज तिब्बी तरीक़ाकार जो मर्ज़ है उसके फैलाव की बड़ी वजूहात में शामिल है शफक। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है जहाँ पर जब हम कोई इलाज करवाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अनहाइजीनिक जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से ये जो मर्ज़ है ये आगे फैलता है। बिल्कुल ऐसी है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से ये मर्ज़ बढ़ता है, मर्ज़ फैलता है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसमें देखिए। हेपेटाइटिस से बचाव कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज ये शऊर उजागर किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज हैं, जबकि ये खौफनाक बीमारी हर साल लाखों जिंदगियां निगल लेती है। पाकिस्तान में तकरीबन 98 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। सालाना इस बीमारी से तकरीबन 31,000 पाकिस्तानी जान की बाजी हार जाते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी के फैलाव के हवाले से दुनिया का पहला मुल्क बन चुका। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान टॉप पे है। तादाद दुनिया में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। गैर महफूज इंतकाल खून और गैर ज़रूरी दंदान साजी हेपेटाइटिस के फैलाव की बड़ी वजूहात। डॉक्टर इफ्तिखार मलिक ने बेहतरी के लिए जाली डॉक्टरों से नजात ज़रूरी करार दे दी। ये फैलता है खून के ज़रिए, जिस तरह सिरिंजेज एक इस्तेमाल की हुई सिरिंज है वो किसी उसको री यूज़ जब करते हैं, लेकिन क्वैकरी बहुत ज़्यादा है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक हिफाजती तदाबीर और बर वक्त तशखीस से हेपेटाइटिस से बचाव मुमकिन है, अलबत्ता ताख़ीर की सूरत में यही मर्ज जिगर के कैंसर में बदल सकता है। पाकिस्तान में बच्चों की सेहत से मुतालिक तशवीशनाक तहकीक सामने आ गई है। 7 बड़े शहरों में हर 10 में से 4 बच्चों के खून में सीसे की मिकदार आलमी मेयार से ज़्यादा पाई गई है। माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ इक़साम के रंग, मसाले, सुरमे और गैर कानूनी बैटरी रिसाइकलिंग इनकी बड़ी वजूहात में शामिल हैं। कराची से देखते हैं हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। एक ऐसी जहरीली धात जो खामोशी से बच्चों के जिस्म में दाखिल होकर दिमाग, आसाबी निज़ाम, याददाश्त और सीखने की सलाहियत को मुतासिर करती है। पाकिस्तान में होने वाले हालिया सर्वे में 7 बड़े शहरों के 12 से 36 माह उम्र के 2175 बच्चों का जायजा लिया गया। नताइज के मुताबिक 40% बच्चों के खून में सीसे की मिकदार आलमी इदारे सेहत की तजवीज़ करदा हद से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। मसला लेड पॉइजनिंग का जो है बच्चों में होता है, 5 साल से कम उम्र बच्चों में। उनकी वैसे भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, लिहाजा दूसरी बीमारियां जिस तरह उनको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं उसी तरह लेड पॉइजनिंग भी बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसमें सबसे पहले तो उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बिहेवियर इशूज़ होते हैं, उसके अलावा ऑर्गन फेलियर तक भी होता है। तो इट इज़ अ साइलेंट किलर। माहिरीन के मुताबिक आराइशी रंगों समेत शीशे की आलूदगी बच्चों को मुतासिर करने की बड़ी वजूहात हैं। तकरीबन 99 सैंपल्स हमने कलेक्ट किए, जिसमें 31 जो है वो हमने हैदराबाद से किए और 68 जो है हमने कराची से किए।
और दोनों को जब हमने एक्सरे मशीन पर हमने चेक किया गया, इट वाज फाउंड आफ्टर टेस्टिंग कि 71% जो हमारी जो एडल्ट जो बिक रही है मार्केट में वो एडल्ट्रेटेड है। माहिरीन का कहना है कि गैर म्यारी रंगों की फरोख्त, मिलावट शुदा मसालों, सुरमे में शीशे के इस्तेमाल और गैर कानूनी बैटरी रिसाइकलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए तो लाखों बच्चों को इस खामोश जहर से महफूज बनाया जा सकता है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। नाजरीन, शदीद गर्मी और हब्स के बाइस आंखों की एलर्जी और इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। सुर्ख आंख के साथ धुंधलापन खतरे की अलामत हो सकता है। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर तैयब अफगानी ने खबरदार किया है कि गर्मियों में अल्ट्रा वायलेट शुआएं जल्द और पलकों के कैंसर का बाइस बन सकती हैं। आंखों में सुर्खी, मुसलसल खारिश और पानी आने जैसी अलामत जाहिर हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टेम्परेचर और हवस की वजह से जरासीम जो है उनको पनपने का मौका मिलता है। बच्चों में ख़ास तौर पे इस मौसम के अंदर एलर्जी में इजाफा हो जाता है। आंखों के अंदर सुर्खी होगी, खारिश बहुत होगी, पानी बहता होगा। सुर्ख आंख के साथ धुंधलाहट ख़तरे की बात है। बाज़ औक़ात सूरज की रोशनी में चुभन महसूस होगी। 10% से ज़्यादा बच्चे इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। इस मौसम में तो यूवी रिस्क, जिसे अल्ट्रा वायलेट रिस्क कहते हैं, वो ज़्यादा होता है और ऐसे ही सूरत हाल में ख़ास तौर पर बाहर निकलना जो है वो मुनासिब नहीं है। कैंसर एकदम डेवलप नहीं होता। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो कैंसर को डेवलप करने में जो है वो एक वजह है। अल्ट्रा वायलेट रिस्क जो बढ़ता है फिर जल्द की जो आँख की जल्द है, मसलन ये पलकें हैं, इसमें कैंसर हो सकता है। बच्चे हों, बड़े हों, धूप के अंदर, सख्त धूप के अंदर साफ सारे शेड के अंदर रहें, हेड को कवर करें, आंखों काली ऐनक पहने, ठंडे पानी के छींटे मारें, पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करें और ये जो अलामात हैं इस सूरत में फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को दिखाएं। मुसलसल एयर कंडीशन में रहने से कुछ मसाइल पैदा होते हैं, ख़ास तौर पे अनकम्फर्टेबल हो जाता है, बंदा ड्राई आइज़ की तरफ जा सकता है। मसलन थायराइड का जो बीमारी है उसमें जो है आँखें प्रोमिनेंट हो जाती हैं और उसमें ड्राई आई होने का चांस ज़्यादा होता है और एयर कंडीशन में उनको ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। पेशावर चलते हैं। पेशावर के इलाके यकातूत में मॉडल स्ट्रीट तैयार की गई है। अहलियाने इलाका ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर गली की तामीर और तज़ीन व आराइश की है और गली के बच्चे सफाई सुथराई में मसरूफ हैं। समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर ने इस मॉडल स्ट्रीट पर रिपोर्ट तैयार की है। आइए चलकर देखते हैं। गलियां टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर। ऐसे में पेशावर के इलाके यकातूत में एक मॉडल स्ट्रीट तैयार की गई है। इस गली में क्या खसूसियात है और इसका अहवाल क्या है, आइए चल के देखते हैं। चलें जी, आज की खबर वही अंदाज़ियाँ से इतना ही। कल हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।